दोस्तों, इस वक्त तक दुनिया के हर एक इंसान ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम और उनके कॉमेडियन से प्रेसिडेंट बनने की बात सुन रखी है। अगर ज़ेलेंस्की इंस्टाग्राम पर वायरल 10 ईयर चैलेंज ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते तो निश्चित तौर पर सबसे बढ़िया होता। 10 साल पहले ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने ही देश के राष्ट्रपति होंगे। और सच कहें तो जितना ज्यादा आप ज़ेलेंस्की के बारे में जानेंगे उतना ही आपको अंदाजा होगा कि ज़ेलेंस्की सही मायनों में एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि कॉमेडियन को यूक्रेन के लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया? आज जानेंगे हम इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। ज़ेलेंस्की के बारे में जो सबसे पहली बात जानने लायक है वो ये है कि वो यहूदी समुदाय से आते हैं। वही यहूदी समुदाय जिसे हिटलर ने जर्मनी में प्रताड़ित किया था और 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। ज़ेलेंस्की के दादा ने सोवियत आर्मी की तरफ से हिटलर के खिलाफ जंग में अपना सहयोग दिया था। ज़ेलेंस्की ने हाई स्कूल में कॉमेडी कंपटीशन में पार्ट करना शुरू किया और जल्दी वो अपनी केवीएन टीम के साथ काफी सारे कंपटीशन जीतने लगे थे। इसके बाद उन्होंने क्वार्टल 95 नाम से अपनी कॉमेडी टीम बना ली और स्कूल के साथ साथ कॉमेडी भी जारी रखी। ज़ेलेंस्की पढ़ने में भी काफी अच्छे थे, इसलिए उन्हें स्कूल के बाद इजराइल जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने यूक्रेन में ही रहना बेहतर समझा क्योंकि अब तक अपनी कॉमेडी के कारण वो काफी सारे टीवी शोज में आ चुके थे और उन्हें लग रहा था कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। उन्होंने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, लेकिन कभी नौकरी नहीं की और सीधा ही शो बिजनेस में घुस गए। ज़ेलेंस्की ने 2003 में 1+1 मीडिया के लिए एक शो प्रोड्यूस किया जिसमें उन्हीं की टीम के लोग थे। फिर उन्होंने डांसिंग विद द स्टार्स नाम के एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उसे जीता भी, जिसने उन्हें नेशनल सेंसेशन बना दिया। फिर 2008 में उनकी पहली फिल्म लव इन द बिग सिटी आई, जिसने अपनी लागत से 3 गुना ज्यादा की कमाई की। फिर इसके 2 सीक्वल और बने, जिसमें से आखिरी को ज़ेलेंस्की ने सिर्फ प्रोड्यूस किया। इस बीच ऑफिस रोमांस ओवर टाइम, अरज़ेव्स्की वर्सेस नेपोलियन, 8 फर्स्ट डेट्स एंड पैडिंगटन बेयर जैसी फिल्मों में एक्ट करने के बाद अब वो यूक्रेन के A-लिस्ट सेलिब्रिटी बन गए थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि आप एक एक्टर और कॉमेडियन की जिंदगी में देखते हैं। फिर ज़ेलेंस्की की जिंदगी में पुतिन की एंट्री हुई। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया का रूस में विलय करवा लिया और जवाब में यूक्रेन की कल्चर मिनिस्ट्री ने देश के सभी रशियन आर्ट्स को बैन करने का प्रस्ताव रखा। ज़ेलेंस्की ने इसका विरोध किया और जनता में इसके खिलाफ काफी जागरूकता भी फैलाई, लेकिन फिर भी 2015 में यूक्रेन ने सभी तरह के रशियन आर्टिस्ट को अपने देश में बैन कर दिया था। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उनके लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म की राह खोल दी थी। यहीं से ज़ेलेंस्की अपने देश के नेताओं के लिए खतरा बन गए थे। लोग हर मामले में ज़ेलेंस्की को बोलते हुए सुनना चाहते थे और 2015 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक टीवी शो बनाया जिसमें उन्होंने एक स्कूल टीचर का किरदार प्ले किया जो बाद में राष्ट्रपति बन जाता है। इस शो में नेताओं और राजनीति में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर काफी बातें दिखाई जाती थी और इसकी कुछ क्लिप्स तो बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। ये शो सिर्फ एक शो नहीं रह गया था पर जनता की आवाज बन गया था और ज़ेलेंस्की इसके हीरो। उस वक्त ही मीडिया में खबरें चलने लगी कि आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि कोई ये सोच नहीं रहा था कि वो सीधा राष्ट्रपति का ही चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त तक ज़ेलेंस्की का भी मूड बदल चुका था और उन्होंने उनकी टीम ने 2018 में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक राजनीतिक दल खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता था कि ज़ेलेंस्की चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सोचिए, आज से 4 साल पहले ज़ेलेंस्की ये सोच रहे थे कि चुनाव लड़े या ना लड़े। ज़ेलेंस्की कुछ भी सोच रहे थे, लेकिन मीडिया को टीआरपी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपने सर्वेज में ज़ेलेंस्की का नाम भी डाल दिया। जब सर्वेज के रिजल्ट्स आए तो हैरान करने वाले थे। ज़ेलेंस्की लगभग हर एक सर्वे में फेवरेट थे। इस चीज से कॉन्फिडेंस लेकर 2008 की न्यू ईयर्स ईव में ज़ेलेंस्की ने अपने ही एक शो में अपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। पर अभी भी हम श्योर नहीं है कि ज़ेलेंस्की इस चुनाव को लेकर कितना सीरियस थे, क्योंकि चुनाव के समय उन्होंने किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई लंबी स्पीच नहीं दी। वो तो बस सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट और नेताओं का मजाक उड़ाते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे थे। लेकिन इसी के कारण युवाओं ने उनमें अपना आइडियल देखा। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि डेमोक्रेसी सबसे खराब तरीका है किसी राज्य को चलाने का। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इसमें स्किल्स नहीं देखी जाती, बस ये देखा जाता है कि कौन लोगों के बीच कितना ज्यादा पॉपुलर है। ज़ेलेंस्की के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। चुनाव का पहला चरण 31 मार्च को खत्म हुआ और ज़ेलेंस्की को 30% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले को सिर्फ 16% ही वोट मिले। इसके बाद चुनाव के दूसरे चरण में उन्हें 73% वोट मिले और अप्रैल 2019 तक उन्होंने अपनी सरकार यूक्रेन में स्थापित कर दी। लेकिन ज़ेलेंस्की की 3 साल की सत्ता में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ज़ेलेंस्की को फोन किया था और
उन्हें उनके विरोधी जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की यूक्रेन में की गई इन्वेस्टमेंट्स की जांच करने के लिए कहा था। ये सिर्फ एक दरख्वास्त नहीं थी। ट्रंप ने फोन पर यह भी कहा कि जब तक ज़ेलेंस्की ऐसा करने का ऐलान पब्लिकली नहीं करते, तब तक यूक्रेन को मिलने वाली $391 मिलियन की एड को वो रोक कर रखेंगे और पास नहीं होने देंगे। ज़ेलेंस्की प्रशासन में से किसी ने इस कॉल की डिटेल्स को सार्वजनिक कर दिया और ट्रंप को ये फंड रिलीज करना पड़ा। साथ ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप को अमेरिका में इम्पीचमेंट से भी गुजरना पड़ा, पर वो कहानी आपको किसी और दिन बताएंगे। मजेदार बात तो ये है कि जो फंड ट्रंप ने रोक रखा था, वो यूक्रेन की मिलिट्री को ईस्टर्न बॉर्डर पर मजबूत करने के लिए था। वही इलाका जो आज डोनबस में इलाका है और यूक्रेन से अलग हो चुका है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपनी सत्ता के अगले साल ही पैंडेमिक झेला। उन्होंने अपने लोगों में वैक्सीन के डर को हटाने के लिए तब वैक्सीन लगवाई जब वो ट्रायल स्टेजेस पर ही थी, और तभी उनकी वो शर्टलेस फोटो भी वायरल हुई थी। ज़ेलेंस्की को अब राष्ट्रपति बने तीसरा साल पूरा होने वाला है और अब वो रूस का हमला झेल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने लोगों के लिए एक हीरो की तरह उभरे हैं। उन्होंने बाकी देशों के किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह अपना देश नहीं छोड़ा और वो वहीं डटे हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका ने उन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था। तब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा था कि मुझे राइड नहीं चाहिए, हथियार चाहिए। फिर रूस ने जब ये खबरें फैलानी शुरू की कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने अपने प्रशासन के लोगों के साथ एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हर कोई राजधानी कीव में ही था। साथ ही उनका गन लॉस को हटाना और अपने सिटीजन्स को पेट्रोल बम वगैरह बनाना सिखाना थोड़ा विवादित जरूर नजर आता है, और ये चीजें ये भी दर्शाती हैं कि ज़ेलेंस्की हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि रूस की सेना को वहां से खदेड़ा जाए। खैर, ज़ेलेंस्की के बारे में आपके जो भी विचार हैं, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज से कुछ सालों बाद ज़ेलेंस्की का नाम जब लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो वो उन्हें हैरानी जरूर होगी कि जो आदमी कभी सेनेटर तक नहीं बना, वो कैसे सीधा राष्ट्रपति बन गया, और बनने के बाद किस तरह से उसने एक के बाद एक मजबूत फैसले लिए। अब वो सही है या गलत, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़ेलेंस्की के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।